जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जी ये लेक्चर नंबर 5 है हमारा मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स ADP पार्ट 1 के हवाले से। इससे जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हम तलब और असर की तफावली मसावात को डिस्कस कर चुके हैं। उसका गोशवार और डायग्राम बनाना हमने सीख लिया था। इस लेक्चर के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ मसावातें होंगी तलब और रसद की। उनकी मदद से हमने मसावतों की मदद से हमने मतवाजन कीमत और मिकदार मालूम करनी है और फिर उसका गोशवारा और डायग्राम बनाना है। पहले हम टैक्स के बगैर ये करेंगे और उसके बाद हम जो टैक्स लग जाए अगर मंडी के ऊपर तो उसके बाद क्या सूरत हाल होगी उसको हम डिस्कस करेंगे। जी हमारे पास ये पहला सवाल है के वुड इज इक्वल टू 10-3p² के एस इज इक्वल टू 4+p। जी जब तवाज़ुन होता है मंडी का, जब तवाज़ुन होता है तो जो तलब होती है वो रसद के बराबर होती है, यानी के डी इज इक्वल टू क्यू एस। तो हम इस पे क्यू डी की जगह पे क्यू डी की वैल्यूज पुट कर देंगे, क्यू एस की जगह पे क्यू एस की। उसके बाद हम ये चूँकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो दर्जी मुसावात है, हम सारी जो वैल्यूज उनको एक साइड पे ले जाते हैं तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 3p² + p-6। इसके चूँकि फैक्टर नहीं बन सकते इसलिए हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से हल करेंगे। इसमें a जो है वो 3 के बराबर है, b 1 के बराबर है, c जो है वो -6 के बराबर है। जी ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है पी की शेप में हमारे पास, इसमें हमने कीमतें दर्ज की तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आता है वो है p इज इक्वल टू -1 ± 8.54/6। तो ज़ाहिर है अब हम इसको हम प्लस के लिए माइनस दोनों के लिए सॉल्व करेंगे। तो प्लस के लिए लिखेंगे तो ये हमारे पास रकम आ जाएगी और माइनस के लिए इसको लिखेंगे तो ये दूसरी रकम हमारे पास आ जाएगी। इसको हमने सॉल्व किया तो p जो है 1.25 आया और इधर p जो है -1.59 आया। तो चूँकि यहाँ जो कीमत होती है ये कभी भी माइनस नहीं हो सकती, इसलिए ये वाली जो रकम है यानी p इज इक्वल टू जो -1.59 है, यहाँ पे हम जो है इस तरह एक जो है क्रॉस का निशान लगा देते हैं जो इस बात को शो करता है कि कीमत मनफी नहीं हो सकती। इसलिए हमारी जो कीमत होगी वो p जो है वो बराबर है 1.25 के। जी अब ये जो हमने कीमत निकाली है अब हम इसको बारी बारी तलब और रसद की मसावात में पुट करेंगे। अगर हम इसको तलब की मसावात में पुट करें तो क्यू डी आता है 5.25, रसद की मसावात में इसको दर्ज करते हैं वो भी 5.25 आता है। तो इससे ये फिर इस्टेब्लिश हो जाएगा कि हमारी मतवाजन कीमत जो है वो 1.25 है और मतवाजन मिकदार जो है वो 5.25 है। जब हम आते हैं गोशवारे की तरफ, इसका हम जो है गोशवारा बनाते हैं। जी गोशवारा बनाते वक्त आपने ये करना है कि जो होती है ना आपकी ये मतवाजन कीमत, ये इसी तरह आपने बनाना है। पहले हम अलग-अलग बनाते रहे तलब और रसद के लिए, अब हमने इसको इकट्ठा बनाना है। जी कीमत सबसे ऊपर होगी, फिर तलब और फिर रसद। रसद तलब को आप आगे पीछे भी लिख सकते हैं। जो आपकी मतवाजन कीमत हो वो आपने दरमियान वाले कॉलम में लिख देनी है और उसके मुकाबले में मतवाजन मिकदार आ जाएगी, तो ये कॉलम आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपने ये करना है कि जो आपकी मतवाजन कीमत हो उससे, जैसे यहाँ पे छोटी रकम है तो आप जैसे 1.25 इधर हमने 1 सपोज कर लिए, इधर 2 सपोज कर लिए। आप इधर ये भी कर सकते हैं कि इसमें +1 करके इधर लिख लें तो 2.25 आ जाएगा, इसमें से -1 कर दें तो इधर 0.25 आ जाएगा। यानी एक जमा कर लें एक माइनस कर लें, उनको सपोज करें आप और फिर इन पे आपकी नई तलब और रसद है। मतलब हमने यहाँ पे 1 और 2 सपोज किया है। अब 1 और 2 जो हमारी फ़र्ज़ी कीमत है उसको हम पहले तलब की मसावात में रखेंगे। 1 इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास तलब जो है वो 7 आ जाएगी। इसमें 2 पर पुट करते हैं तो तलब जो हमारे पास ये -2 आ जाती है। इनको हम यहाँ पुट कर देंगे। 1 पे तलब 7 है, 2 पे -2 है। इस तरह रसद की मुसावात को हम लेंगे, उसमें पहले हम 1 पुट करेंगे p की जगह पे, फिर उसमें हम 2 पुट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी 5 और 6। जी इसका अब आपने जो वो डायग्राम बनाना है। चूँकि इसमें माइनस वैल्यू भी है इसलिए माइनस की वैल्यू भी आई इसलिए हम इसमें चारों क्वाड्रेंट इस्तेमाल करेंगे। ये वाली वैल्यूज़ जो है माइनस को शो करती हैं। ये तलब और रसद आ गया हमारे पास, ये p जो है वो वाई एक्सिस पे होगा। तो हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू है तलब और रसद में से वो चूँकि 7 है यहाँ, इसलिए हम 7 तक जाएंगे और इधर पास हमारे पास जो माइनस की वैल्यू वो ज़्यादा से ज़्यादा -2 है। जी सबसे पहले हम बना रहे हैं तलब का, अगर हम ख़त बनाएं कीमत 1 हो तो तलब 7 है। ये कीमत है 1 और ये है तलब 7, ये वाला पॉइंट हमारे पास बन गया। कीमत अगर हो 1.25 तो तलब जो है हमारे पास क्या है 5.25, ये वाला दूसरा पॉइंट बन गया। इस तरह कीमत अगर ने सपोज की 2 तो हमारी जो तलब है वो क्या है -2, ये वाला तीसरा पॉइंट बन गया। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम मिलाएंगे तो ये हमारे पास जो है वो
तलब का ख़त हासिल हो जाएगा। इसी तरह हम रसद के लिए कीमत 1 हो तो रसद जो है हमारी वो क्या है 5, ये 1 और ये 5, और 1.25 पे ये 5.25 है। और इसी तरह अगर कीमत जो है वो 2 हो तो उस पे जो हमारी रसद है वो 6 के बराबर, ये 2 और ये 6, इन तीनों पॉइंट्स को हम मिलाएंगे तो ये हमारे पास जो है वो रसद का खाता हासिल हो जाएगा। इस तरह हमारा जो है वो डायग्राम मुकम्मल हो जाएगा। जी, मंडी के तवाज़ुन के हवाले से ये दूसरा सवाल है। यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो कंबाइंड करके लिखी हुई है, तो इसको पहले हमें इसको रीडिज़ाइन करना होगा। ये इसको हमने इसको रीअरेंज करेंगे। उसका तरीका ये है कि जो क्यू होता है उसको हम लेफ़्ट साइड पे ले जाते हैं, और जो पी और जो बाकी रकमें यानी कांस्टेंट उसको हम राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम ऐसा करते हैं तो यहाँ पे पी के साथ माइनस आ रहा है, इसका मतलब ये डिमांड इक्वेशन है। जबकि इधर हम क्यू को एक साइड पे लेके जाते हैं तो पी के साथ पॉजिटिव आ रहा है, तो ये सप्लाई इक्वेशन होगी। जी, यहाँ पे तरीका वही है जो हमने पिछले सवाल में सीखा है कि तवाज़न पे क्यू डी इज इक्वल टू क्यू एस। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो मतवाज़न सर जो कीमत है वो 3.5 आ जाती है। फिर इसको हम तलब वाली मुसावात में पुट करते हैं तो तलब आती है 1.5, रसद वाली मुसावात में दर्ज करते हैं तो रसद भी 1.5। तो ये हमारा कन्फर्म हो जाएगा कि जो हमारा जवाब है यानी जो पी और क्यू वो दुरुस्त हैं। जब हम इस कीमत को तलब और रसद की मुसावात में दर्ज करते हैं तो हमारा जवाब जो है वो सेम आता है, 1.5 है जैसे यहाँ पे। तो इससे हमारी ये जो है ये सेटिस्फेक्शन हो जाएगी कि हमारा जो आंसर है वो दुरुस्त है। इसके बाद हमने इसका गोशवारा बनाना है और फिर डायग्राम। तो इसका तरीका ये है, 3.5 जो हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस थी उसको हमने दरमियान में रखा, और 1.5 जो हमारे पास क्वांटिटीज़ आ गई। अब हमने सपोज किया है, फ़र्ज़ किया है कि कीमत जो है वो 3 है और इधर जो है वो 4 है। अब ये हम फ़र्ज़ करने के बाद इनको इसी तरह रसद और तलब की जब मुसावातों में पुट करते हैं तो हमारे पास जो तलब की कीमत है P3 के हो तो ये 2 आती है, P4 हो तो ये 1 आती है। इस तरह रसद की मुसावात में P3 पुट करें तो ये 0.5 आएगा और इधर ये 2.5 आएगा। जी, इसके बाद उसी तरीका जो हमारा डायग्राम बनाने का कि तलब और रसद जो है वो एक्स एक्सिस पर होंगी और P जो है वो वाई एक्सिस पर होगा। तो जो कीमत अगर 1 हो तो उसके मुकाबले में जो तलब है वो हमारी क्या है वो 2 है। कीमत सॉरी 3 हो तो जो हमारी तलब है वो 2 के बराबर है, ये 3 और 2 जो है ये आपस में मिल जाएंगे। इस तरह कीमत जो है अगर 1.5 हो तो जो तलब है वो भी, सॉरी 3.5 हो तो तलब जो है वो 1.5 आएगी, ये वाला पॉइंट बन गया। और अगर कीमत 4 हो तो तलब 1 होगी, ये कीमत है 4 और ये उसके मुकाबले में तलब है। इन तीनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे, ये तलब का खत और इसी तरह ये रसद का खत बन जाएगा। जी, इसी तरह एक और क्वेश्चन है इसी हवाले से। इसमें भी जो इक्वेशन है वो कंबाइंड लिखी हुई है, इसमें कोई पता नहीं कि कौन सी तलब की मुसावात है कौन सी रसद की। तो सबसे पहले आप इसको रीअरेंज करेंगे क्यू के लिहाज से। तो ये क्यू के लिहाज से अरेंज किया, पी के साथ पॉजिटिव आ रहा है तो ये सप्लाई इक्वेशन बन गई है। और दूसरी जो इक्वेशन है जब हमने उसको अरेंज किया तो पी के साथ नेगेटिव आ रहा है तो ये हमारी डिमांड इक्वेशन बन जाएगी। तरीका वही है कि हम दोबारा क्यू डी इज इक्वल टू क्यू एस, यहाँ पर फिर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसको सॉल्व करेंगे हम क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से। तो हमारे पास जो पी की वैल्यूज़ आ रही है, एक 2 आ रही है एक पी की वैल्यू, और दूसरे पी की जो वैल्यू हमारे पास वो -4.57 है। तो हम इग्नोर कर देंगे यहाँ पे जो हमारी नेगेटिव वैल्यू है, पी कैन नॉट बी नेगेटिव यानी कीमत मनफी नहीं हो सकती, इसलिए हम पी इज इक्वल टू 2 को आगे यूज़ करेंगे। इसको हमने डिमांड इक्वेशन में रखा तो डिमांड 40 है, सप्लाई इक्वेशन में रखा तो सप्लाई भी वो जो है 40 है। इसका मतलब हमारी जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो 2 होगी और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो 40 होगी। जी, अब हम इसका गोशवारा बनाते हैं। तो जो मतवाज़न कीमत 2 है उसको हम दरमियान वाले कॉलम में रखेंगे, इस पे तलब और रसद 40-40 है, और अपने पास हमने फिर कीमत जो एक इससे कम और एक इससे ज़्यादा फ़र्ज़ की तो उस पे ये तलब और रसद की कीमतें आ जाएंगी। और इसी तरह इनको सामने रखते हुए डायग्राम बनाने का वही तरीका है, हर एक सवाल में वही होगा। जी, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, एक और सवाल। इसमें भी जो इक्वेशन है हमारी उसने कंबाइंड करके लिखी हुई है, लेकिन साथ ये बताया हुआ है कि ये सप्लाई की इक्वेशन है, लिखा हुआ है एस एस यानी सप्लाई इक्वेशन है, ये डिमांड इक्वेशन। तो इसको जो हल करने का तरीका होता है जब दोनों ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन हों, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो फिर आप इसको क्यू डी इज इक्वल टू क्यू एस करके जो है इसको सॉल्व नहीं कर सकते। फिर आप ये करते हैं कि एक इक्वेशन में से, जैसे यहाँ पे हमने इक्वेशन 2 जो है इसमें से पी की वैल्यू निकाली है, उसको हमने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया और इसको हमने
2 से निकाल कर हमने इसको 3 में पुट कर, सॉरी 1 में पुट कर दिया है। क्वेश्चन 1 में हम जब पुट करते हैं तो हमारे पास ये जो आफ्टर सोल्यूशन जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। इसके फैक्टर नहीं बनते तो हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से हल करते हैं तो हमारे पास जो अल्टीमेट आंसर है हमारा जी, इसको जब हम सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले से तो Q इज इक्वल एक हमारे पास 1 आता है और एक Q जो है -2.6 आता है। तो यहाँ पे हम जो है क्वांटिटी चूँकि नेगेटिव है हम इसको इग्नोर कर देंगे, जो पॉजिटिव वैल्यू है उसको आगे लेकर बढ़ेंगे। जिसको हम बारी बारी पुट करते हैं इक्वेशन 1 में और 2 में तो हमारे पास जो वैल्यू है प्राइस की वो 7 आती है, डिमांड से भी सप्लाई से भी 7 आती है। तो हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी जो वो कन्फर्म हो गई जी। इसके बाद इसका गोशवारा उसी तरह, इसको हमने इक्विलिब्रियम प्राइस को सेंटर में रखना है, ये डिमांड और ये सप्लाई आ जाएंगे। अपने पास से हमने सपोज की 6 और 8 तो ये हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं कॉलम में आ जाएंगी जी। इसी तरह इन वैल्यूज़ को जो है आप अपने एक डायग्राम में जो है वो कंस्ट्रक्ट करना है। उसी तरह यहाँ पे हमारे पास डिमांड और सप्लाई जो है ये एक्स एक्सिस पर हैं और वाई एक्सिस पर हमारे पास प्राइस है। तो ये 1 सॉरी यहाँ पे जो हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी चूँकि 1 है इसलिए हमें जो निशान है वो पॉइंट 1 से लेकर और ये हमने 1.5 तक यहाँ पे जो है वो स्केल बनाया है और इधर प्राइस जो है वो हमने इसको 1 से लेकर 10 तक। तो ये हमारे पास डिमांड और सप्लाई की इक्वेशंस आ जाएंगी जी। मंडी के तवाज़ुन के हवाले से जो दूसरा सवाल होता है इस चैप्टर में वो है टैक्स आयद होने के बाद मंडी का तवाज़ुन। यानी अगर हुकूमत टैक्स लगा दे तो उसके बाद फिर आपने किस तरह जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है और इक्विलिब्रियम प्राइस है वो इफेक्ट होती है जी। हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, क्यू डी इज इक्वल टू 196 माइनस 5p, क्यू एस इज इक्वल टू 20 प्लस 3p। टैक्स से पहले हमने इनको सॉल्व किया तो हमारे पास जो इसकी इक्विलिब्रियम प्राइस है वो 22 और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो वो 86 है। अब यहाँ पे हम जो सवाल में जो टैक्स है उसकी अमाउंट है 8 रुपीज़। तो हम दोबारा लिखेंगे इसी को, सप्लाई इक्वेशन को, डिमांड इक्वेशन को, लेकिन फ़र्क ये होगा कि जब हम दोबारा इनको लिख रहे हैं, रीराइट हमने किया है डिमांड को, सप्लाई इक्वेशन को, तो डिमांड वाली इक्वेशन में हमने पी के साथ सी लगा दिया है और सप्लाई इक्वेशन वाली इक्वेशन में हमने पी के साथ एस लगा दिया है। क्योंकि जो सप्लायर की प्राइस होती है वो रसद की मुसावात में होती है, जो कंज्यूमर की प्राइस है वो डिमांड इक्वेशन में होती है। टैक्स लगने से पहले क्या होता है, प्राइस ऑफ सप्लायर इज इक्वल टू प्राइस ऑफ कंज्यूमर। लेकिन जब टैक्स लगता है तो प्राइस ऑफ सप्लायर इज इक्वल टू पीसी माइनस टैक्स, यानी टैक्स जो है इसमें से माइनस हो जाएगी। आपने याद रखना है कि जब भी टैक्स वाला सवाल आए तो पी एस इज इक्वल टू पी सी माइनस टैक्स। यहाँ पे हमारा टैक्स जो है वो 8 था तो हम माइनस 8 टैक्स की जगह पे 8 लिख देंगे। और अब हम इसको पी एस की जो वैल्यू है इसको हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। इसको हमने क्यू एस डैश का नाम दे दिया है। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो फाइनल क्यू एस डैश आती है उसकी वैल्यू है -4 प्लस 3pc। अब हम इक्विलिब्रियम करेंगे क्यू डी इज इक्वल टू क्यू एस डैश। ये इक्विलिब्रियम हमने किया तो पीसी जो है 25 आ रहा है। इसको अब हम डिमांड और सप्लाई इक्वेशन में हमने पुट किया तो ये क्वांटिटी जो है वो 71 आ रही है। तो अब हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो 25 होगी और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी 71। इसमें हम देख रहे हैं कि जब टैक्स से पहले जो प्राइस थी जो है वो कम थी और क्वांटिटी ज़्यादा थी, लेकिन टैक्स लगने के बाद यानी अगर हम टैक्स से पहले देखें तो जो इक्विलिब्रियम प्राइस थी वो 22 थी और उस पे जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी वो 86 थी। लेकिन टैक्स के बाद हमारी जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो बढ़कर 25 हो गई है और क्वांटिटी 71 हो गई। इसका मतलब ये होता है कि जब टैक्स लगता है तो उससे कंज्यूमर भी नुकसान में जाता है क्योंकि प्राइस बढ़ जाती है और सप्लायर जो है वो भी नुकसान में जाता है क्योंकि मिकदार फ़रोख्त जो है वो कम हो जाती है। ये टैक्स से पहले गोशवारा हमने बनाना है, इधर 22 86 तरीका वही है। इधर हमने 20 सपोज कर ली प्राइस, 25 जो सपोज कर ली तो हमारे पास ये जो 96 और 71 डिमांड आ जाएगी और इधर सप्लाई जो है वो 80 और 95 आ जाएगी। और जी टैक्स के बाद का ये हमने गोशवारा बनाया, इसमें हमने इक्विलिब्रियम प्राइस इसको साइड पे रखा है ज़रा थोड़ा सा आपको समझाने के लिए। अब आप इसका जो डायग्राम है उसके दो तरीके हैं बनाने के। बेशक आप इसको इकट्ठा बना दें, इकट्ठा भी बन जाएगा और इसको आप अलग-अलग भी बना सकते हैं जी। इसके बाद ये टैक्स के सवालों के हवाले से हमारा आखिरी जो है सवाल है मंडी के तवाज़ुन के हवाले से। ये हमारे पास डिमांड सप्लाई इक्वेशंस हैं। इस तरह पहले हम इक्विलिब्रियम प्राइस निकालते हैं तो वो हमारे पास आ रही है 5 और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो 20 आ रही है। टैक्स यहाँ पे 10 रुपीज़ हमने सपोज किया है तो टैक्स जो है पी एस इज इक्वल टू पी सी माइनस टैक्स हो जाएगा। उसी तरह हम सप्लाई इक्वेशन में इसको पुट करेंगे तो ये हमारे पास सप्लाई की नई इक्वेशन आ जाएगी।
और क्यू एस डैश जो है वो हमारे पास होगा, क्यू एस डैश जो बनेगा वो होगा 3 PC-25। अब इक्विलिब्रियम होगा क्यू डी इज इक्वल टू क्यू एस डैश। डिमांड वही रहेगी, सप्लाई की जो इक्वेशन है वो चेंज हो जाएगी। तो उसको हम जब सॉल्व करते हैं तो पी सी हमारे पास 11 और क्यू डी और क्यू एस दोनों जो 8 आते हैं, तो हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो 11 हो जाएगी और जो हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो 8 हो जाएगी। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि टैक्स लगने के बाद कीमत में इजाफा हो जाता है और प्राइस क्वांटिटी जो है वो कम हो जाती है। जी, इसी के साथ हमारे आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज़।